नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट मौजूद थे आज से तकरीबन 54 साल पहले चांद पे लैंड करने के बस थोड़ी दूर ही था, मगर अचानक से उस स्पेसक्राफ्ट में कुछ ऐसा होता है जिससे न सिर्फ स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद सभी वर्किंग अलार्म बज उठते हैं, बल्कि अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट ये देखते हैं कि इस स्पेसक्राफ्ट ने अपनी डायरेक्शन तक बदल ली है, जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल यानी चांद की बजाय अब दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। इसके अलावा जब 3 एस्ट्रोनॉट में से एक एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के बाहर की तरफ देखता है तो वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि उसके स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस लीक हो रही है, जिसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट को ये अंदाजा तो हो जाता है कि अब स्पेसक्राफ्ट में उनके सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि उनके केबिन में अब सिर्फ 15 मिनट की ही ऑक्सीजन बची थी और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही अर्थ पर वापस लौटना भी बिल्कुल नामुमकिन था। Spacecraft is off course. If the astronauts cannot make the correction in their flight path, the 3 Americans will die in space. 11 अप्रैल 1970 आज से तकरीबन 54 ईयर्स पहले अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में मौजूद केनेडी स्पेस स्टेशन से नासा का सैटर्न वी रॉकेट अपने अपोलो 13 मिशन के लिए रवाना होता है। अपोलो 13, अपोलो 11 और अपोलो 12 के बाद ये अपने में तीसरा मिशन होने वाला था जिसमें इंसान चांद पर कदम रखता। इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर 3 एस्ट्रोनॉट मौजूद थे, जेम्स ए लॉवेल, फ्रेड हेज और जैक स्विगट। हालांकि शुरुआत में जैक स्विगट इस अपोलो 13 मिशन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि बाद में उन्हें इमरजेंसी में इस मिशन में सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि एक दूसरे एस्ट्रोनॉट किंग मैटिंगले जो कि इस मिशन के कमांड मॉड्यूल पायलट होने वाले थे, मगर रुबेला मीजल से पीड़ित होने की वजह से उन्हें आखिरी 48 आवर्स में जैक स्विगट से रिप्लेस कर दिया गया। इसके अलावा शुरुआती 2 दिनों में ये मिशन अपने रूटीन के हिसाब से स्मूथली ही चल रहा था और असल में इस अपोलो मिशन का मून पर जाने का ये मकसद था कि वो चांद पर मौजूद फ्रामोरो नाम के क्रेटर पर डिटेल रिसर्च कर सके, ताकि वो मून के एटमॉस्फेयर और उसके एनवायरनमेंट के बारे में और ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर लें। और तो और अपोलो 11 और 12 की सफलता के बाद अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट को शायद ही जरा सा अंदाजा था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अपने मिशन के लॉन्च के 56 घंटे बाद यानी 13 अप्रैल को लगभग 10 बजे के करीब जब उनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर था, तो अचानक से उनके स्पेसक्राफ्ट के कमांड मॉड्यूल में एक धमाका होता है, जिससे न सिर्फ अंदर बैठे सभी एस्ट्रोनॉट घबरा जाते हैं बल्कि उनके स्पेसक्राफ्ट के अंदर सभी वार्निंग सिग्नल बजने लगते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट असल में 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। बीच का हिस्सा यानी कमांड मॉड्यूल जिसके अंदर तीनों एस्ट्रोनॉट मौजूद थे। दूसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल था जिसका काम था इस मिशन में 2 एस्ट्रोनॉट को चांद पर लैंड कराना और उनको वापस लेकर आना। वहीं आखिरी हिस्सा ये सिलेंडर शेप टैंक था जिसमें न सिर्फ स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल टैंक लगा था बल्कि इसके अंदर कमांड मॉड्यूल को सप्लाई करने वाली ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लगे थे। और कमांड मॉड्यूल के इसी हिस्से में एक्सप्लोजन के बाद न सिर्फ कई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट काम करना बंद कर देते हैं बल्कि धीरे धीरे करके इन तीनों एस्ट्रोनॉट का लाइफ सपोर्ट यानी ऑक्सीजन कम होता जा रहा था, क्योंकि उसमें रखा एक सिलेंडर न सिर्फ फट गया था बल्कि दूसरे सिलेंडर में एक लीकेज हो गया था। और इस इंसिडेंट के बाद जैसे ही जैक स्विगट स्पेसक्राफ्ट के बाहर नजर दौड़ाते हैं तो वो ये देखते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर में हुए ब्लास्ट की वजह से बाहर ऑक्सीजन गैस लीक कर रही है और वो सभी लोग एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं। इसीलिए फौरन ही अपोलो मिशन के कमांडर यानी जेम्स ए लॉवेल इस हादसे की रिपोर्ट अर्थ पर मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल को देते हैं। हालांकि अर्थ पर बैठे मिशन कंट्रोल को शुरुआत में ये लगता है कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है बल्कि उनके वार्निंग सिग्नल्स में कुछ फॉल्ट हुई है, लेकिन कुछ देर बाद काफी चीजों की जांच के बाद उन सभी को ये श्योरिटी हो जाती है कि इस एक्सीडेंट ने स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सभी ऑक्सीजन को खत्म कर दिया है और उनके केबिन में मौजूद सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन ही उनके लिए बची है, जिसका शायद ये मतलब था कि वो सभी एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही कहीं दफन हो सकते हैं। इसके अलावा नासा को ये भी अंदाजा हो जाता है कि स्पेसक्राफ्ट में हुए धमाके की वजह से न सिर्फ स्पेसक्राफ्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया था बल्कि ये स्पेसक्राफ्ट चांद के डायरेक्शन से इतना दूर चला गया था कि ये अब तक का किसी इंसान के द्वारा किया गया सबसे दूर जाने का रिकॉर्ड तक सेट कर देता है। इस घटना की खबर न्यूज चैनल को लगते ही मानो पूरी दुनिया में बस एक ही न्यूज चल रही थी कि अपोलो 13 के रॉकेट में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया है जिसकी वजह से सभी एस्ट्रोनॉट की जान को खतरा है। जिसके बाद नासा के मिशन कंट्रोलर ये फैसला करते हैं कि लूनर लैंडिंग मिशन को फौरन ही अबॉर्ट किया जाए और किसी न किसी तरह से स्पेस में फंसे तीनों एस्ट्रोनॉट को अर्थ पर वापस लाया जाए। इसीलिए नासा के इंजीनियर्स ये फैसला करते हैं कि किसी न किसी तरह से इन तीनों एस्ट्रोनॉट को जल्द से जल्द कमांड मॉड्यूल से निकाल कर
लेकर लूनर मॉड्यूल में ले जाया जाए, क्योंकि लूनर मॉड्यूल को मून पर लैंड करना था और उसके अंदर अपना खुद का ऑक्सीजन बैकअप था। मगर उसमें भी एक परेशानी थी कि लूनर मॉड्यूल को सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन नासा की टीम फिर भी कोई चांसेस नहीं लेती और मजबूरी में यही स्टेप लेती है। और नासा की कैलकुलेशन के बाद टीम इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि लूनर मॉड्यूल के अंदर की बैकअप ऑक्सीजन उन 3 एस्ट्रोनॉट को 2 दिन के लिए जिंदा रख सकती है। मगर उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये एस्ट्रोनॉट अर्थ पर वापस कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि इसका जवाब अभी भी नासा के किसी साइंटिस्ट के पास नहीं था। क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में हुए हादसे की वजह से न सिर्फ उसमें लगे कई उपकरण खराब हो गए थे, बल्कि ये स्पेसक्राफ्ट अब सिर्फ बैकअप फ्यूल के भरोसे ही चल रहा था। इसलिए अगर ये बैकअप फ्यूल भी अब खत्म हो गया, तब तो उन एस्ट्रोनॉट को अर्थ पर लाने के सारे ऑप्शंस भी बंद हो जाएंगे। इसीलिए नासा की टीम ये फैसला करती है कि वो मून की ग्रेविटी का इस्तेमाल करेगी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ वापस मोड़ने के लिए, जिसमें न सिर्फ काफी कम फ्यूल और पावर खर्चा होगी, बल्कि इसमें इंजन के बंद हो जाने के चांसेस भी काफी कम थे। मगर इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कहीं मून की ग्रेविटी की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट मून के एटमॉस्फेयर में न एंटर हो जाए। इसलिए नासा ने लूनर मॉड्यूल में लगे इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया, स्पेसक्राफ्ट को थ्रस्ट देकर मून के एटमॉस्फेयर से निकालने के लिए। हालांकि लूनर मॉड्यूल सिर्फ चांद से टेक ऑफ करने के लिए ही डिजाइन किया गया था, न कि पूरे स्पेसक्राफ्ट को इतना रिस्की काम करने के लिए। मगर फिर भी नासा के पास अब और कोई ऑप्शन था भी नहीं। इसीलिए नासा का कंट्रोल रूम यही स्टेप लेने का फैसला करता है, जहां एक तरफ नासा मिशन कंट्रोल ये कैलकुलेशन करने में जुट जाता है कि किस टाइम पर लूनर मॉड्यूल का इंजन ऑन किया जाए, जिससे ना तो स्पेसक्राफ्ट मून के एटमॉस्फेयर में एंटर हो और कम से कम फ्यूल भी खर्च हो। वहीं दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट नासा की हरी झंडी के इंतजार में थे, ताकि वो इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। और फाइनली जाकर नासा मिशन कंट्रोल की हरी झंडी के बाद वो स्पेसक्राफ्ट चांद के पूरी तरफ चक्कर लगाकर उस पॉइंट पर पहुंचता है, जहां पर वो 33 सेकंड के लिए लूनर मॉड्यूल में लगे इंजन को खोलते हैं और सक्सेसफुली ये स्पेसक्राफ्ट मून के एटमॉस्फेयर से निकल जाता है और ये पूरा स्पेसक्राफ्ट अर्थ की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो जाता है। और 2 दिन के सफर के बाद फाइनली जाकर ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। मगर ऐसा नहीं था कि परेशानी टल चुकी थी, क्योंकि लूनर मॉड्यूल जिसमें तीनों एस्ट्रोनॉट मौजूद थे, जिसने इन तीनों की जान फिलहाल के लिए बचाई थी, अब उन्हें इस मॉड्यूल को ही छोड़कर कमांड मॉड्यूल में वापस लौटना था, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनते हैं, क्योंकि कमांड मॉड्यूल में अब ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके अलावा लूनर मॉड्यूल अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से नहीं, बल्कि सिर्फ मून की लैंडिंग के लिए ही डिजाइन किया गया था। और अगर वो लूनर मॉड्यूल के साथ अर्थ पर लैंड करने की कोशिश करते, तो पूरे चांसेस थे कि वो स्पेसक्राफ्ट बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाता। इसीलिए वो फाइनली जाकर लूनर मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ नासा मिशन कंट्रोल की, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस स्पेस मिशन पर ही लगी थी। ये सबसे रिस्की टाइम होने वाला था, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करना था। और फाइनली जाकर ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होना शुरू करता है और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट बड़ी तेजी से नीचे आने लगता है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट के अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद भी जब उन एस्ट्रोनॉट का कनेक्शन नासा के मिशन कंट्रोल से नहीं होता, तो सभी ये सोच में लग गए कि शायद कोई गड़बड़ी की वजह से हमने इन तीनों एस्ट्रोनॉट को हमेशा के लिए ही खो दिया है। मगर फाइनली जाकर ये तीनों एस्ट्रोनॉट रेडियो पर नासा मिशन कंट्रोल को मैसेज देते हैं, Houston, this is Odyssey. It's good to see you again. बल्कि कंट्रोल मॉड्यूल के पैराशूट तक खुल जाते हैं। सभी मीडिया हाउसेज ने उसे लाइव टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया, जिसको देखकर जनता भी काफी खुश थी और उन्हें फाइनली जाकर पैसिफिक ओशन से रेस्क्यू किया जाता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।